तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस इशू पे जिसने अंडरवर्ल्ड को बहुत सालों तक जोड़ कर भी रखा और झंझोड़ कर भी रखा। वो कुछ ऐसे वादे, कस्में, समझौते और उनको लेके जो आपस में फैसले होते थे, उनको कैसे तोड़ा भी जाता था, मरोड़ा भी जाता था। क्या इस किस्म की कस्मों का या जो बैठ के फैसले किए जाते थे, उनको कहाँ तक निभाया जाता था? बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हैं, एनेक्डोट्स हैं जो कई बार हैरान कर देते हैं कि क्या इन लोगों का कोई दीन, धर्म, ईमान होता भी है या नहीं, या कुछ अपने वचन के बांधे हुए होते हैं कि नहीं। ये कुछ सवाल हैं जिन पे चर्चा हमेशा मेरा मरहूम दोस्त अकबर लाला किया करता था कि या तो आप किसी के साथ कोई वादा करो नहीं, कोई कसम खाओ नहीं। अगर वादा किया है या कसम खाई है तो वो पूरा करना चाहिए, भले उसके लिए नुकसान भी हो जाए, वो दूसरी बात है। तो उसने बहुत सारे किस्से जो मुझे सुनाए थे इन बातों को लेके, उनमें से कुछ मैं आपसे आज शेयर कर रहा। जब जिंदा था तो उसने मना किया था कि मेरे मरने के पहले ये कुछ बातें आप किसी को बताना नहीं। लेकिन वो बातें शायद वो अकेला नहीं था जिसने मुझे बताई थी, बताने वाले और भी बहुत थे। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये शख्स ज़्यादा करीब था, तो मैंने उसकी इज्जत रखने के लिए जो जिस जिस वादों की बात मैं करता हूँ, उसी वादे को सामने रखते हुए मैंने वो वादा निभाया और उसके जिंदा जी वो बातें कभी मैंने नशर नहीं की। लेकिन क्योंकि उसने कहा था कि मेरे जाने के बाद आपकी मर्जी है, आप बता सकते हो, सुना सकते हो, इसलिए कुछ बातें मैं आपको सुनाता हूँ। दुनिया भर के अंडरवर्ल्ड में आपसी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो ज़्यादा झगड़े करीबी लोगों से होते हैं। कई बार तो भाई भाई के झगड़े भी होते हैं। अंडरवर्ल्ड के अंदर जो एक कबीलापन चलता है, एक एक ट्राइबल इंस्टिंक्ट जो अंदर होता है, खून के जो रिश्ते होते हैं, वहाँ पे वफादारियाँ बहुत शिद्दत से निभाई जाती हैं। लेकिन कई बार उनमें भी फर्क पड़ जाता है। तो वो दुश्मनियाँ कहाँ तक जाती हैं, कौन लोग हैं जो उनको निभाते हैं और कौन लोग हैं जो भूल जाते हैं। सबसे पहला जो कि आपको सबको मालूम है, अकबर लाला जिस बात को अहमियत देता था, बार बार वो बात आपने शायद बहुत से लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। जो दाऊद इब्राहिम, उसकी फैमिली, इन लोगों का जो एक अहदनामा होता है पठान गैंग के साथ, हाजी मस्तान के घर पे, जैना भी वो उसमें एक अहम भूमिका निभाती। उसमें जो फैसला होता है एक शाम को बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद कि आज के बाद हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और वहाँ पे ये कस्में मुक़द्दस कुरान शरीफ पे खाई जाती। और उसके बाद सबको लगा था, करीम लाला को, हाजी मस्तान को, दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर को, और जो और लोग भी थे बीच में, काफ़ी लोग और थे, कि आज के बाद ये पठान और दाऊद गैंग की लड़ाई बंद हो जाएगी। लेकिन एक ही दिन के बाद बहुत बड़ा कांड हो जाता है। क्या इसका मतलब ये माने कि जिन लोगों के सर पे ये कसम खाई गई थी, वो लोग टेक्निकली वहाँ पे हाजिर नहीं थे, तो कसम उन्होंने नहीं खाई थी।
जो अकबर लाला बार बार मुझे समझाने की कोशिश करता था। कसम खाई थी करीम लाला ने, दाऊद के पिता ने, अजीमस्तान, जैनाबी और इन सब लोगों ने। इन्होंने तो कसम खा ली कुरान शरीफ के आज के बाद नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो लोग बच्चे लोग आगे लड़ते थे उन्होंने तो को कसम नहीं खाई थी। अब ये एक टेक्निकल बात है जिसको लेके ये लोग एक बहाना ढूंढ लेते थे कि हमने तो कसम नहीं खाई थी, हमने कोई गुनाह नहीं किया, हम अल्लाह ताला के देनदार नहीं हैं, हमने कोई कसम नहीं तोड़ी है। ये एक बहुत बड़ा मॉरल इशू है, एक रिलीजियस इशू है। अगर आपके नेता लोगों ने, आपके सरपरस्तों ने, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, आपके चाहने वालों ने एक अहदनामा किया है, एक समझौता किया है, तो उसकी पालना होनी चाहिए। बाद में ये बहाना बनाना कि हमने तो कसम नहीं खाई थी, वो बहाना ही है। और उसका खमियाजा फिर कैसे भुगतना पड़ता है वो अंडरवर्ल्ड ने बहुत बार देखा। कसम खाने के दूसरे दिन ही जो हाजिमस्तान के घर पे मीटिंग होती है, दूसरे दिन साबिर का कत्ल हो जाता है। और उस पहले मीटिंग में अकबर लाला तो था नहीं, ना ही वो किसी गैंग का कोई शार्प शूटर था, जब कुछ था किसी को मारना उसका काम नहीं था। उसको घर से उठा के ले गए तो गाड़ी चला। हालांकि अकबर लाला को ये बात मालूम थी, उसने बोली नहीं कि इन लोगों के पास पक्की खबर थी अमीरजादा और आलमगीर के पास। उन्होंने अपने सोर्स से ये निकाल लिया था कि आज साबिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकलेगा। उनको सिर्फ एक हिंट मिला था हाजी अली जूस सेंटर का, उन्होंने अपने तरीके से निकाला। और जैसे उनको पता चला, उनके पास कोई ऐसा ड्राइवर नहीं था जो उनको फ्री रखे। गाड़ी तो सब चला लेते थे, अमीरजादा भी चला लेता था, आलमगीर भी चला लेता था, जाफर सिद्दीकी भी चला लेता था, लेकिन वो अपने आप को फ्री रखना चाहते थे। तो उनको आदमी भी अपने यकीन का चाहिए था, जो उनके साथ उठता बैठता रहा हो, उनके साथ हमदर्दी हो। और वो आदमी उनको मिल गया, उनके अपने इलाके में रहने वाला। अब अकबर लाला उस ज़माने में अगरीपाड़ा में रहा करता था बहुत सालों से। उसके वालिद, उसके पिता सब उसी अगरीपाड़ा इलाके BIT चौल में रहते थे। और वही BIT चौल जिसके बारे में हमने काफ़ी एपिसोड भी बनाए हैं। वहाँ पे अमरनाथ के बंदे भी रहते थे, अरुण गवली के बंदे भी रहते थे, भाई ठाकर के लोग भी रहते थे, अमरनाथ के भी रहते थे। तो सब लोग वहाँ पे रहते थे, उनमें से ये भी था। अब इसको उठा के ले जाते हैं और साथ में उसके दोस्तों को भी ले जाते हैं। अब ये बात अकबर लाला को मालूम नहीं थी कि इन लोगों ने पहले से अंदर से कहीं से खबर निकाल ली है कि आज साबिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने निकलेगा। अब जैसे उसने आपने अगर इंटरव्यूज उसकी ध्यान से सुनो, उसमें बहुत बार उसने कहा है कि ये पठानों ने अच्छा नहीं किया। कुरान पे हाथ होने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। अब अकबर लाला का ये कहना था कि जब उसने बाद में उन लोगों से बात किया, आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कसम हमने नहीं खाई थी, तो खुदा का कहर हमारे ऊपर नहीं गिरेगा। अकबर लाला का ये कहना था कि आपके बुजुर्गों ने कसम खाई थी, उनकी बात माननी चाहिए थी। आपको उन्होंने बोला था कि आज से ये काम नहीं करना और ये आपको कहर झेलना पड़ेगा, और सब ने झेला। ये अकबर लाला का मानना था। वैसे भी अगर आप कोई एहसान फरामोशी करते हो या कसम फरामोशी करते हो तो कहीं ना कहीं अगर आप मानते हो इन ताकतों को तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा।
लेकिन दूसरी तरफ अकबर लाला ने कोई कसम नहीं खाई थी, वो उस गैंग का हिस्सा नहीं था जो उसके ऊपर ये कसम लागू होती। लेकिन फिर भी जिस आदमी के ऊपर कसम लागू नहीं होती थी उस आदमी को तो इस बात का मलाल है कि ये कसम तोड़ी गई जो नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन जिन लोगों ने कसम तोड़ी उनको कोई मलाल नहीं था। ये कुछ अंडरवर्ल्ड के अंदर के जो काम करने का तरीका होता है, जो अपने आप को सही साबित करने के लिए कोई ना कोई बात किनारा ढूंढ लेते हैं वकीलों की तरह, ये उसका एक अंश है। और उसके बाद जिन लोगों ने दाऊद के भाई को मारा उनसे तो बदला ले लिया गया, लेकिन अकबर लाला बच गया क्योंकि उसने कोई कसम नहीं तोड़ी थी। शुरू शुरू में नाराज़गी थी। ऐसे भी हुआ जब दुबई में सब पठान गैंग के लोगों के साथ दाऊद ने एक अलहदा मीटिंग की थी। एक पहली मीटिंग सिर्फ करीम लाला और उसके नज़दीकियों से की थी, जिनमें करीम लाला के खास लोग गए थे, उसके भतीजे, उसके साथ चाहने वाले लोग गए। वो फैसला अलग हुआ था। उसके बाद करीम लाला बीइंग एन ओल्ड सीनियर मैन, उसने दाऊद को कहा कि बाकी और बहुत से लड़के हैं हमारे जिनके साथ आपकी दुश्मनियाँ चल रही हैं, उनके साथ भी बैठ के बातचीत हो जाए तो अच्छा है। तो दाऊद ने कहा ठीक है, आप उनको सबको भेज दीजिए, जो आदमी हमारे साथ समझौता करना चाहता है हम तैयार हैं। तो उसमें जो लोग जाते हैं उनमें आज़ाद पठान, अकबर लाला, आलमगीर का भाई शहजादा, इस किस्म के और 17-18 लोग जाते हैं कि आज के बाद हम आपस में दुश्मनी ख़त्म करते हैं। पहली मीटिंग जो करीम लाला और उसके ख़ानदान के साथ होती है वो सऊदी में मक्का में होती है। दूसरी मीटिंग जो उन सेकंड रंग लोगों के साथ होती है वो दुबई में होती है, और उसमें भी कुरान शरीफ पे सामने रख के हाथ रख के कसम खाई जाती। तो वहाँ पे अकबर लाला ने जो कसम खाई, बाद में कसम खाने के पहले दाऊद को कुछ ऑब्जेक्शन थे कि ये आदमी मेरे भाई के मर्डर में गाड़ी चला रहा था, तो इस आदमी के साथ मैं समझौता नहीं करूँगा। लेकिन जो बीच में लोग थे उन लोगों ने समझा बुझा के कि इसको पता नहीं था, ये तो इसकी खुद जान खतरे में थी। और अकबर लाला अपनी उस बातचीत में कहता भी है हमारी इंटरव्यूज़ में कि आलमगीर और अमीरजादा के सर पे खून सवार था, अगर मैं कुछ बोलता तो गोली मुझे मार देते। तो एक हर आदमी अपनी जान बचाने के लिए तो करता है। तो ये बात उसने उस मीटिंग में दाऊद को भी बोली कि मेरी अपनी ये मजबूरी थी, इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं तो ठीक। लेकिन वो अहदनामा हो गया। उसके बाद दाऊद ने कभी अकबर लाला को तंग नहीं किया, बल्कि बाकी के सब लोग जो थे इन्वॉल्व उसने अपने तरीके से बदला लिया। ये अंदर की बात है। और इसी तरीके से ये एक घटना नहीं है, अंडरवर्ल्ड में ख़ास तौर पे दाऊद और पठान गैंग के झगड़े में बहुत बार ऐसी कस्मों को तोड़ा गया है। उसके पहले का आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जब समद खान जिंदा था 1984 में समद का मर्डर होता है, लेकिन उसके पहले वो आदमी एक टेरर बन के उभरा था मुंबई के अंडरवर्ल्ड में। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी फिल्में वेब सीरीज अंडरवर्ल्ड पे बनी, लेकिन किसी ने समद खान पे क्यों काम नहीं किया, ये मुझे हैरानी होती है, क्योंकि उसके बारे में वो ज़्यादा डिटेल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। जो सो कॉल्ड क्राइम रिपोर्टर बने हुए हैं
कोई नावल वावल लिखते हैं, कुछ चैनल चलाते हैं, कुछ करते हैं। वो सब 98 99 में फील्ड में आए और ये किस्से हैं 1984 के पहले के। उन्होंने कभी देखे नहीं, सुनी सुनाई बातें करते हैं। तो शायद इसलिए किसी ने ये जोखम नहीं लिया कि समद खान पे कुछ काम किया जाए। हमने समद खान और पठान गैंग पे कोई 10 या 12 एपिसोड बना चुके हैं। एक एक बात की तफसील दी हुई है। लेकिन एक बात जो अकबर लाला ने मुझे बताई थी, मुझे भी नहीं मालूम थी। बहुत उन दिनों में सबसे बड़ी दुश्मनी जो चल रही थी समद खान की, वो दाऊद गैंग से कम थी, लेकिन दलीप अजीज के बेटे हमीद और मजीद के साथ ज़्यादा थी। पहले तो एक का मर्डर हो जाता है, उसके बाद ये आपसी दुश्मनी बचाने के लिए एक मीटिंग डोगरी के एक टेरेस के ऊपर होती है, एक बिल्डिंग के ऊपर, जिसमें फिर जैना भी होती है। पहले दाऊद वाली मीटिंग में, बाद में ये उसके पहले, या शायद वो पहले था ये बाद में था। एक मीटिंग उसी तरह की जो इसके पहले हाजी मस्तान के घर में हो चुकी थी, उसी किस्म की एक और मीटिंग डोगरी की एक इमारत के टेरेस पे होती है। वो टेरेस थोड़ी कवर की हुई थी। उसमें ये फैसला किया जाता है कि आज के बाद दलीप अजीज के बेटे और करीम लाला के गैंग के जो लड़के लोग हैं सब, ख़ास तौर पे समद खान और दूसरे लड़के हमीद मजीद, सब लोग, ये कोई आगे से आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। और ये फैसला हो जाता है और इस फैसले को सेलिब्रेट भी किया जाता है। आधे मेंबर्स पठान गैंग के और दलीप अजीज गैंग, ये आपस में बैठ के पार्टियां भी करते हैं कि आज से हमारी दोस्ती हो गई, हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। उनमें से हमीद, मजीद का भाई हमीद, वो चर्च गेट के पास जिस रेस्टोरेंट का मैं जिक्र बहुत बार कर चुका हूँ, बहरीज रेस्टोरेंट, जो सब भाइयों का अड्डा था, और उसका मालिक जिसके ऊपर हमने एक एपिसोड बनाया था, भाइयों का भाई नासिर भाई। तो नासिर भाई के उस बार में, रेस्टोरेंट में सब मिलते थे। नासिर भाई भी उसी इलाके का रहने वाला था, कोई उसके साथ स्कूल में पढ़ा था, कोई कहीं कॉलेज में पढ़ा था, या उसके मोहल्ले में रहा था, तो जानता था सबको, लेकिन खुद किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं था। प्योर बिजनेसमैन था, आगा खानी था। इनसे थोड़ा सा हट के उनका जो अकीदा था वो बाकी मुस्लिम भाइयों से कुछ हट के था। प्रिंस आगा खान के जो चेले होते हैं वो उस समुदाय से था। तो खैर, इकबाल मिर्ची उसका क्लास फेलो था और बहुत से लोग, ये सब इतने बड़े बड़े लोगों को मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। मैं नासिर भाई के उस रेस्टोरेंट में ही एक एक करके सबको मिला था। ज़्यादातर लोगों से मुलाकात वहीं पे हुई थी और नासिर की वजह से वो जो एक आदान प्रदान का साधन बनता है। एक रिपोर्टर को जो खबरें चाहिए होती हैं वो लेने में नासिर की काफ़ी हेल्प मुझे मिलती रही है। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं। अब वो भी बेचारा इस दुनिया में नहीं है ये सब बातें बताने के लिए। तो वहाँ पे इस फैसले को सेलिब्रेट करने के लिए समद खान का एक बहुत ही करीबी, जिसको वो भाई मानता था, वो और हमीद, ये बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं बहरीज रेस्टोरेंट में, जाम पी रहे हैं। वहाँ पे एक बैंड चलता था, म्यूज़िक बैंड, डांस नहीं था वहाँ, खाली बैंड था, और सिंगर आपके पसंदीदा गाने आपको सुनाते थे। और जब ये दोनों पुराने दुश्मन साथ में बैठ के नई दोस्ती
सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी समय समद खान दिलीप अजीज के घर के नीचे जाके दिलीप अजीज का मर्डर कर देता है। मतलब कसम तोड़ी, जो एक रात पहले कुरान शरीफ पे कसमें खाई थी वो तोड़ दी गई। और क्योंकि उस मीटिंग में भी समद खान हाजिर नहीं था, और जब ये उसको पता चला बाद में कि करीम लाला, जिनको बड़े बाबा कहते थे सब लोग, उन्होंने सबके बिहाफ पे दिलीप अजीज के साथ समझौता कर लिया, तो समद खान आपे से बाहर हो गया कि बड़े बाबा उन्होंने हमें बिना पूछे ये समझौता क्यों किया। तो बड़े गुस्से में वो जहा के करीम लाला की इज्जत का भी ख्याल ना करते हुए, बड़े बुजुर्गों के समझौते को नकारते हुए वो जाके दिलीप अजीज का कत्ल कर देता है। और वहाँ से एक उसका खास आदमी दिलीप अजीज का, जिसको पता था कि दिलीप अजीज का बेटा हमीद कहाँ बैठा, वो एक मोटरसाइकिल लेके भागता है वहाँ से, डोंगरी से, और बैरिज होटल रेस्टोरेंट चर्च गेट पे आके जब देखता है कि वहाँ तो समद खान का खास आदमी बैठा हमीद के साथ पार्टी कर रहा है, वो घबरा गया। उसने आहिस्ता से हमीद के कान में कहा कि आपके वालिद का, पिता का कुछ एक्सीडेंट हो गया है, चोट लगी है, चलिए। और वो दोनों उसी मोटरसाइकिल पे निकल जाते। हमीद अपनी गाड़ी भी वहीं पे छोड़ देता, उसके साथ बैठ के निकल जाता है। और जब घर पे जाके उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट नहीं था, मेरे तो पिता का मर्डर हुआ है, और उस आदमी ने जिसने उसको खबर दी थी, अपने पिता की मौत का गम मनाने की जगह हमीद ने उस अपने दोस्त की पिटाई करनी शुरू कर दी। उसको बड़ी मुश्किल से लोगों ने बचाया कि तुमने मुझे वहाँ क्यों नहीं बताई ये बात, मैं वहीं पे समद के उस भाई, जो जिसको भाई मानता है, उसका करीबी था, उसको वहीं पे कत्ल कर देता था, तुम्हारी वजह से वो बच गया। तो दोस्तों, इसको कहते हैं किस्मत। कौन मरता कौन बचता ये तो बात की बात है, क्योंकि जिस शख्स के साथ बैठ के वो पार्टी कर रहे थे, हथियार उसके पास भी थे, उसके साथ भी उसके बॉडीगार्ड थे, वो भी कम नहीं था। लेकिन ऐसा लगा उसको कि शायद एक मौका उसके हाथों से निकल गया है अपने बाप के मर्डर का। हालांकि उस शख्स ने इस बाप का मर्डर नहीं किया था, मर्डर तो समद खान ने किया। लेकिन कहते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन, तो उसके दिल में ये एक दर्द था, मैं वो बात क्यों नहीं कर सका। और वो लड़ाई उनकी 5 साल तक चलती रही, कैट एंड माउस गेम चलता रहा। दोनों एक दूसरे को ढूंढते, मारते फिरते करते रहे, लेकिन एक दूसरे के हाथ नहीं आए। अल्टीमेटली 87 में हमीद का मर्डर हो जाता। तब तक दाऊद का और पठान गैंग का समझौता हो गया होता है, फाइनल जो समझौता हुआ था मक्का शरीफ में, उसके बाद ये दुश्मनी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस किस्म के बहुत सारे किस्से हैं अंडरवर्ल्ड में, जहाँ एक रात पहले तक समझौता था और दूसरी रात खत्म होने के पहले पहले फिर कत्ल हो जाते थे। कसमें खाई जाती थी, तोड़ी भी जाती थी। कुछ लोगों ने कसमों की कदर की, कुछ लोगों ने नहीं की। तो ये एक क्राइम की दुनिया का हिस्सा है। सबको मालूम है कि कोई भी अपने धर्म के लिए
या अपने अकीदे के लिए कुछ कर सकता है तो कुछ लोग नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि क्रिमिनल्स का धर्म नहीं होता। अगर उनका धर्म होता तो कसम खा के ऐसे काम नहीं करते। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।